खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों। हिजाब को लेकर खड़ा किया जा रहा विवाद अब कर्नाटका के बाद महाराष्ट्र पहुंचा है दोस्तों, जहां पर प्रिंसिपल ने अपना इस्तीफा केवल इसलिए दे दिया क्योंकि उनको हिजाब के कारण कॉलेज का प्रशासन कर रहा था परेशान। दोस्तों क्या है ये पूरी खबर, इसकी अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। साथ साथ चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर हिजाब के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर कई सारे सवाल खड़े हुए हैं। देश में विपक्षी पार्टियों को खड़ा करने के लिए उत्तर प्रदेश के बाद गुजरात के अंदर होने जा रहे चुनाव को लेकर दोस्तों राहुल गांधी से खुद फोन पर प्रशांत किशोर ने की है बातचीत। बताएंगे क्या बातचीत दोनों के बीच में हुई है। इसी के साथ प्रधानमंत्री केयर्स फंड की जांच करने को लेकर जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, उसके क्या नतीजे सामने आए, इसकी जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर योगी सरकार के मंत्रिमंडल में खाना पूर्ति के लिए एक अल्पसंख्यक समुदाय से रखा गया है। दोस्तों मंत्री कौन है ये, इसकी जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि हिजाब के मामले को लेकर जबरदस्ती तूल दिया जा रहा है दोस्तों, और इस मुद्दे को जानबूझकर उछाला जा रहा है, जिसके कारण इस तरीके से भेदभाव की खबरें सामने आ रही है, अगर आप भी इस बात से करते हैं इत्तेफाक, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि योगी सरकार में 2017 से 22 के बीच में मोहसिन रजा को हटाकर अब जो नया अल्पसंख्यक समुदाय का एक मंत्री बनाया गया है, इस पर आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। इस तरीके की खाना पूर्ति के बारे में आपकी क्या राय है, लिखकर जरूर स्पष्ट कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि कॉलेज पढ़ने और पढ़ाने की जगह होती है, लेकिन दोस्तों इस तरीके से हिजाब वाला विवाद एक बार फिर से महाराष्ट्र के अंदर भी देखने को मिल रहा है। इससे पहले कर्नाटका में जोरदार बवाल हुआ था, जिसके बाद हिजाब पर बैन भी लगा दिया गया था। अब जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि महाराष्ट्र के विरार के अंदर एक लॉ कॉलेज की प्रिंसिपल ने ये आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया कि हिजाब पहनने की वजह से कॉलेज प्रबंधन ने उसके साथ बदसलूकी की। प्रिंसिपल के दावे के बाद पुलिस प्रशासन भी पहुंचा है दोस्तों पूरे मामले की तहकीकात करने के लिए। आपको बता दें कि लॉ कॉलेज में प्रिंसिपल रही बैतुल हमीद ने बताया कि असहज महसूस करती थी। उन्होंने कहा कि अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले भी कर्नाटका के अंदर भी कई सारी छात्राओं ने स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि हिजाब में अगर आने की इजाजत मिलेगी तो वो कॉलेज आएंगे, वरना मजबूरी में उनको अपना एग्जाम भी छोड़ना पड़ेगा दोस्तों, जिसके कारण ये भी खबर है कि कई सारे छात्राओं ने अपना एग्जाम भी छोड़ दिया है। इस बीच आपको बताते चले कि हिजाब के मामले को लेकर सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बयान देते हुए कहा कि हिजाब और परीक्षा यानी एग्जाम के बीच में कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। इस मुद्दे को सनसनीखेज ना बनाया जाए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटका हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द कार्रवाई करने से मना कर दिया है दोस्तों, जिसको लेकर टिप्पणी करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि एग्जाम का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, इस मुद्दे को सनसनीखेज ना बनाए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि बार बार मामले का जिक्र कर रहे हैं। सीजीआई ने कर्नाटका की ओर से पेश किए गए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को भी अपनी दलील रखने की अनुमति दी है। आपको बता दें कि इससे पहले वकीलों ने कहा कि एक और एग्जाम चल रहा है, दूसरी ओर इस विवाद के कारण बड़ी संख्या में लोग एग्जाम नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण उनके एजुकेशन का भी लॉस हो रहा है, और इसीलिए इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि दोनों अलग अलग मामले हैं। हालांकि दोस्तों इस पर आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर यूपी चुनाव के दरमियान अपने आप को बुलडोजर बाबा कहलाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने कई सारे प्रचार माध्यम का इस्तेमाल किया था। ऐसे में दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा कहकर बुलाया जा रहा था। और ऐसे में एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर देश और उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध अपनी ब्रांडिंग करने वाले योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर नीति पर सवाल खड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार की कार्यशैली यानी वर्किंग स्टाइल पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जनता को जस्टिस चाहिए, जेसीबी नहीं चाहिए। अखिलेश यादव ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लिखा कि उत्तर प्रदेश में हो रहे अन्याय के खिलाफ अपर जिला जज श्री मनोज कुमार शुक्ला के मामले पर न्यायिक जांच होनी चाहिए, और जब न्यायालय से जुड़ा हुआ व्यक्ति इस तरीके से बाबा के बुलडोजर नीति से परेशान है तो आम जनता का कितना बुरा हाल होगा। अखिलेश यादव ने सवाल खड़ा किया है दोस्तों। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है, जहाँ पर मनोज कुमार शुक्ला जिला सुल्तानपुर के अपर जज की तरह काम करते हैं दोस्तों, और ऐसे में उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी जमीन को खोदा जा रहा है, और सिंचाई विभाग ये कहता है कि यहाँ से नहर निकल रही है, जिसके कारण जमीन में खुदाई की जा रही है। हालांकि दोस्तों उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग के नियम के विरुद्ध जाकर खेतों की मट्टी निकाली जा रही है। जब तक उनके खेत से मट्टी वापस नहीं डाली जाएगी तब तक वो वहीं लेटे रहेंगे। यानी दोस्तों जिसके बाद उन्होंने खोदी हुई मट्टी पर सोकर विरोध जाहिर कर दिया है। आपको बता दें कि इस तरीके से बाबा के बुलडोजर नीति को लेकर जजों के अंदर ही कई सारे सवाल और कई सारे डर देखने को मिल रहे हैं। साथ साथ आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को एक और ऑफर देते हुए कहा कि गुजरात में साथ में आइए, बनाएंगे सरकार और विपक्ष को और भी मजबूत करेंगे। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कथित तौर पर इस साल के अंत में गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के अभियान पर काम करने के लिए राहुल गांधी के पास पहुंचे। कांग्रेस पार्टी के 2 सूत्रों ने जानकारी दी है कि पिछले साल दिसंबर में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व और प्रशांत किशोर के बीच में बातचीत के बाद दोनों रास्ते अलग अलग हो गए थे दोनों के। इसके बाद कांग्रेस पार्टी अपने चुनाव अभियान को संभालने के लिए प्रशांत किशोर के एक पूर्व सहयोगी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जबकि प्रशांत किशोर ममता बनर्जी के साथ तृणमूल कांग्रेस की
रणनीति बनाने को तैयार थे। ऐसे में दोस्तों सूत्रों ने जानकारी दी है कि प्रशांत किशोर ने एक बार कांग्रेस पार्टी को वन टाइम साथ में काम करने के लिए दोस्तों ऑफर दिया है। देखते हैं कांग्रेस पार्टी के लोग इसे स्वीकार करते हैं, इसे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। और प्रशांत किशोर जैसे सियासी रणनीतिकारों की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को, इसमें कोई दो राय दूर दूर तक किसी को भी नहीं है। दोस्तों आप लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मामला पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि प्रधानमंत्री केयर्स फंड में जो पैसा जनता ने जमा कराया था वो पैसा कहां खर्च हुआ, क्या खरीदा गया, क्या नहीं खरीदा गया, इसको लेकर पूरी डिटेल में जानकारी हमारे पास नहीं है। आम जनता को भी पता चलना चाहिए कि उनके पैसे का क्या हुआ, और इसीलिए दोस्तों याचिका दाखिल करते हुए कहा गया था कि प्रधानमंत्री केयर्स फंड की जानकारी को सार्वजनिक कर दिया जाए ताकि सभी को जानकारी मिल जाए। लेकिन बाद में याचिकाकर्ता के इस याचिका को खारिज कर दिया कोर्ट ने एक बार फिर से। साथ साथ आपको बता दें कि मुकेश सहनी के मंत्री पद को लेकर यूपी में अब विचार शुरू हो गया। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह के अंदर नीतीश कुमार भी पहुंचे थे, प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे थे, अमित शाह भी, बीजेपी के बड़े बड़े सभी लोग पहुंचे थे। ऐसे में एनडीए गठबंधन जो बिहार में चल रहा है उसकी बैठक उत्तर प्रदेश में हो गई है और मुकेश सहनी को मंत्री पद से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इसमें भी अब ज्यादा समय बचा नहीं है। हालांकि वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी अपने पद से इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। वहीं आपको बताते चले कि मुझे जेल में डालना है तो डालो, छापेमारी को लेकर बीजेपी पर जमकर बरसे उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे ने विधानसभा में कहा कि मुझे जेल में डालना है तो डाल दो, परिवार वालों को परेशान किया जाता है, मैं डरता हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन तुम्हें सत्ता ही चाहिए ना, तो चलो मैं आता हूँ, मुझे जेल में डाल दो। सीएम ने कहा कि सत्ता में आना है तो सत्ता में आओ, लेकिन इसके लिए कुचक्र का इस्तेमाल मत करो, यानी इस तरीके से गलत नीतियों का इस्तेमाल मत करो। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि उनके किसी परिवार वालों को परेशान मत करो, हमने कभी तुम्हारे परिवार वालों को परेशान नहीं किया। ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं कि तुम्हारे परिवार वालों ने कुछ गलत किया है या उनका कुछ ऐसा है जिसको लेकर हम तुम्हें परेशान करेंगे, लेकिन हम नहीं चाहते कि इस तरीके की चीजें होनी चाहिए। किसी के परिवार वालों को परेशान करने की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। दोस्तों इसी के साथ में भावुक होते हुए उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के लिए अगर हमें जेल में डालना है तो डाल दीजिए, मुझे जेल में जाने से बिल्कुल डर नहीं लगता, लेकिन परिवार के खिलाफ इस तरीके से राजनीति करना बंद कर दीजिए। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने तो भी इमरजेंसी लगाई थी जिसकी जानकारी सभी लोगों को थी, लेकिन देश के अंदर अभी तो अघोषित इमरजेंसी चल रही है, यानी ऐसी इमरजेंसी चल रही है जिसका ऐलान प्रधानमंत्री की तरफ से नहीं किया गया, लेकिन देश में इमरजेंसी खुले तौर पर दिखाई दे रही है। इस बीच आपको बताते चले कि आगे उन्होंने अपने मंत्री नवाब मलिक का डिफेंड करते हुए कहा कि नवाब मलिक ने अगर कुछ गलत किया था तो इतने दिनों से आपकी सरकार है, केंद्रीय एजेंसियां क्या कर रही थी। उन्होंने कहा कि यह मामला अदालत में है, मुझे लगता है कि विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस का चयन ईडी ने किया है क्योंकि उन्होंने सभी दस्तावेज ईडी को दे दिए हैं। ठाकरे ने केंद्र से कहा कि दाऊद कहां पर है, क्या किसी को पता है कि वो कहां पर है? आपने पिछला चुनाव राम मंदिर के नाम पर लड़ा था, अब आप दाऊद के नाम पर वोट मांगने की तैयारी कर रहे हैं। क्या ओबामा ने ओसामा बिन लादेन के नाम पर वोट मांगे थे? अगर आप में हिम्मत है तो दाऊद को मारिए, क्या आप ऐसा कर पाएंगे? उद्धव ठाकरे ने कहा कि आप नवाब मलिक का इस्तीफा मांग रहे हैं, पहले मुझे ये बताइए कि आपने महबूबा मुफ्ती का समर्थन क्यों किया था जिन्होंने अफजल गुरु और बुरहान वानी को लेकर हमदर्दी जाहिर की थी। बता दें कि एनसीपी के नेता नवाब मलिक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उन्हें जेल में रखा गया है दोस्तों, जिसके बाद इस्तीफे की मांग तो की जा रही है, लेकिन उल्टा बीजेपी ही अब बैकफुट पर है क्योंकि महाविकास अघाड़ी गठबंधन इस पूरे मामले पर बिल्कुल झुकने को तैयार नहीं है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि अपने मंत्री का इस्तीफा नहीं लेंगे, हम उनके साथ में खड़े हैं, उनको न्याय जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल उनको बेल भी मिलेगा क्योंकि इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना बनाया जा चुका है। ऐसे में दोस्तों ईडी का ये मामला कहीं ना कहीं पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित दिखाई देता है और केवल एक ही लक्ष्य है, किसी तरीके से महाविकास अघाड़ी गठबंधन को महाराष्ट्र में सत्ता से दूर करना, बीजेपी की फिर से सत्ता में वापसी के तमाम फॉर्मूले को लागू करना। इसी बीच आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मुलायम सिंह यादव, मायावती और अखिलेश यादव को फोन करके योगी आदित्यनाथ ने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान आने के लिए कहा था, लेकिन इन तीनों में से कोई भी मौजूद नहीं रहा, सभी ने अपने अपने कारण देते हुए मना कर दिया शपथ ग्रहण समारोह में आने के लिए। दोस्तों इसी बीच आपको बता दें कि योगी के इकलौते मंत्री हैं जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, मोहसिन रजा को इस बार हटा दिया गया है। मोहसिन रजा की जगह इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक नए चेहरे को मंत्रिमंडल में शामिल किया है दोस्तों। हालांकि 52 मंत्रियों में से केवल एक ही अल्पसंख्यक समुदाय से आए हुए मंत्री हैं, यानी कहीं न कहीं खाना पूर्ति की गई है। आपको बता दें कि 2022 के चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के महामंत्री दानिश आजाद को मंत्री बनाया गया दोस्तों। आपको बता दें कि दानिश शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी के छात्र संगठन एबीवीपी से जुड़े हुए हैं। 2017 में यूपी में बीजेपी की सरकार बन गई थी। चुनाव में जिन जिन लोगों ने मेहनत की थी उनमें से कई सारे लोगों का नाम इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। इन्हीं में से एक नाम है दानिश आजाद का, जो दानिश 2018 में फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी के सदस्य बनाए गए थे। बाद में
उन्हें उर्दू भाषा समिति के सदस्य बनाया गया था। ये एक तरह से दर्जा प्राप्त मंत्री का पद होता है, जिसके बाद दोस्तों अब 2022 के अंदर मंत्री बनाया गया है। इस पर आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे लिख कर जरूर बताइएगा, क्योंकि 20% की आबादी अल्पसंख्यक समुदाय की है। इसके बावजूद केवल 52 में से एक मंत्री दिया गया है दोस्तों, यानी तकरीबन 10 के आसपास मंत्री होने चाहिए, लेकिन दिया एक को गया है। तो कहीं ना कहीं खानापूर्ति की गई है। साथ साथ आपको बताते चले कि योगी आदित्यनाथ की नई टीम में कई सारे पुराने चेहरे गायब दिखाई दिए हैं, और ऐसे में जिन लोगों का नाम गायब रहा उनके नाम कुछ इस प्रकार है, जिसमें श्रीकांत शर्मा, सतीश महाना, महेंद्र सिंह, सिद्धार्थ नाथ सिंह, नीलकांत तिवारी और मोहसिन रजा भी शामिल है। इन सभी के नाम इस बार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए गए हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं इससे पहले विपक्षी पार्टियां कह रही थी कि आपके मंत्री परफॉर्म करने में पूरी तरीके से फेल रहे हैं, लेकिन योगी सरकार मानने को तैयार नहीं थी। लेकिन जब आप शपथ ग्रहण समारोह हुआ है तो कई सारे मंत्रियों की छुट्टी करके ये बात पूरी तरीके से तय कर दी गई है कि जो पहले विपक्ष आरोप लगाता था कि तुम्हारे मंत्री परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, उन्होंने जनता का भला नहीं किया है, वो पूरी तरीके से सच था दोस्तों। इसी बीच एक और खबर है, जहां पर जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल मलिक ने जिस तरीके से एक बड़ा दावा करते हुए सनसनी मचा दिया था, उस पूरे मामले पर सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के रिश्वत की पेशकश के संबंध में आरोप के मामले को संज्ञान में लिया है दोस्तों। मलिक ने दावा किया था कि जब वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हुआ करते थे, तब उन्हें 2 फाइल को पास करने के लिए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को कहा कि सीबीआई जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर जांच की अनुमति दे रही है। इसी बीच आपको बताते चले कि दिल्ली राइट्स मामले को लेकर दोस्तों तकरीबन 2 साल से जेल में बंद उमर खालिद को अभी तक जमानत नहीं दी गई है, जिसके बाद बिना सबूतों के अजीबोगरीब तर्क दिए जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ एक मामला सामने आया, जहां पर सरकारी वकील, जिसको अभियोजन पक्ष या फिर प्रोसिक्यूटर कहा जाता है, उन्होंने कहा कि उमर खालिद ने घटना स्थल पर जाए बगैर ही दिल्ली हिंसा की साजिश, दिल्ली दंगे की साजिश रची थी। इस तरीके से आरोप लगाया गया दोस्तों। इसको लेकर जब एविडेंस मांगे गए तो मुहैया कराने में भी देरी हो रही है। साथ साथ आपको बताते चले कि कहीं ना कहीं 2 साल हो चुके हैं उमर खालिद के जेल में बंद होने के, लेकिन इसके बावजूद अभी तक जमानत नहीं दिया गया है दोस्तों। साथ ही साथ आपको बता दें कि बधाई देने के पहले ही अखिलेश यादव ने जोरदार तंज कसते हुए कह दिया कि जो लोग आज जिस स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह कर रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि 2016 में ये बनकर तैयार हो गया था और 2016 में किसकी सरकार थी। अखिलेश यादव ने कहा कि नई सरकार को बधाई कि वो सपा के बनाए स्टेडियम में शपथ ले रही है। शपथ सिर्फ सरकार बनाने की नहीं, जनता की सच्ची सेवा की भी लेनी चाहिए। इसी के साथ में एक और बड़ी खबर है, जहां पर सरकार ने दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश कर दिया है, जिसके तहत दोस्तों तीनों की तीनों एमसीडी को मिलाकर एक नया बड़ा एमसीडी बनाया जाएगा, जिसके कारण दिल्ली के अंदर होने वाले एमसीडी चुनाव को भी टाल दिए गए थे। आम आदमी पार्टी इसका जोरदार विरोध कर रही है और अब ये मामला आया है जहां पर बिल को पेश किया गया है लोकसभा में। इसी के साथ में पंजाब में जीत के बाद अब राजस्थान को लेकर भी कांग्रेस पार्टी को रिप्लेस करने के लिए बड़ी तैयारी कर रही है आम आदमी पार्टी। इस फॉर्मूले के तहत दोस्तों आम आदमी पार्टी अब राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रीय इलाकों में वर्चस्व बढ़ाने के लिए नेताओं को अपने पाले में लाने की जुगत में लग गई है। इसकी जिम्मेदारी राजस्थान यूनिट से जुड़े और राष्ट्रीय स्तर पर कई नेताओं को दी गई है। ये नेता दिग्गज नेता है और अपने अपने इलाकों के अंदर एक छत राज करने वाले लोगों से संपर्क साधेंगे। उन्होंने ये भी तैयारी कर रखी है कि ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को भी जोड़ा जाएगा। कुल मिलाकर जमीनी स्तर पर राजस्थान में पार्टी को मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। साथ साथ दोस्तों हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गढ़ में रोड शो करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल, और इसके लिए दोस्तों उन्होंने ऐसी जगह चुनी है जो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला इलाका साबित होने वाला है। इसी के साथ में एमसीडी बिल पर मूल समस्या का कोई हल ही नहीं हुआ। केंद्र सरकार केवल चुनाव को टालने के लिए ये बिल लेकर आई है। आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने ये बड़ा बयान दिया है दोस्तों। इसी के साथ में देश की संसद में आज एक विधेयक लाया गया है जिसका एकमात्र मकसद है एमसीडी का चुनाव रोकना। इसका मकसद एमसीडी में रिफॉर्म करना नहीं है। देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री एक नेता को रोकने के लिए संसद में कानून तक लेकर आ रहे हैं ताकि चुनाव को टाला जाए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के तीनों एमसीडी को जोड़कर एक नई एमसीडी बनाने और चुनाव टालने के मामले को लेकर ये टिप्पणी की है। साथ साथ दोस्तों नीतीश कुमार की स्थिति कितनी खराब हो चुकी है ये आप इस तस्वीर से समझ सकते हैं, जिसमें 2013 की तस्वीर है। नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार से झुककर बात कर रहे हैं, जबकि दोस्तों 2022 में योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के सामने झुककर प्रणाम कर रहे हैं। जिसके बाद आरजेडी की तरफ से भी टिप्पणी करते हुए कहा गया कि जब आप बार बार अपनी बातों से पीछे हटिएगा तो स्वयं के इज्जत को घटाइएगा। इस तरीके से दोस्तों नीतीश कुमार पर तंज कसा गया है। वहीं पर जबरन धर्म परिवर्तन के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो कोर्ट ने कहा कि इससे बिगड़ सकता है धार्मिक सौहार्द। बेंच ने कहा कि इस याचिका को एक मत के साथ रद्द किया जा रहा है। साथ साथ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी
पार्टी के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरने के लिए मीडिया वाले तरह तरह के ड्रामे करते हैं। कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला। आज तक की पत्रकार चित्रा त्रिपाठी एक खुले जीप में घूम रही थी दोस्तों और फोटो खिंचवा रही थी। और बड़ी बात ये थी कि उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगा रखा था, जिसको लेकर कई सारे लोगों ने लखनऊ की पुलिस को ट्वीट करते हुए उनसे कहा कि क्या इस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। लखनऊ पुलिस ने भी इस पर अचानक से रिस्पांस देते हुए कहा कि कृपया स्थान का नाम बताइए, गाड़ी का नंबर और नाम बताइए। जब पूरी डिटेल उस्मान शेख की तरफ से दे दी गई, उसके बाद लखनऊ पुलिस ने कहा कि इस पूरे मामले पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कुल मिलाकर दोस्तों गोदी मीडिया के लोगों को भी अब लखनऊ पुलिस ने इतना तगड़ा झटका दे दिया है जो कहीं न कहीं अब होश ठिकाने भी आ जाएगा। साथ साथ आपको बता दें कि गुजरात के अंदर विधानसभा के बाहर 2 कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने उतारी कमीज, बीजेपी ने उठाई कार्रवाई करने की मांग। गुजरात में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को अपर्याप्त बिजली आपूर्ति के मुद्दे पर विरोध के दौरान राज्य विधानसभा के बाहर अपनी कमीज उतारने वाले कांग्रेस पार्टी के 2 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भाजपा सरकार पर किसानों को पर्याप्त बिजली प्रदान करने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी के कम से कम 15 विधायक 10 मिनट तक विधानसभा भवन के मुख्य द्वार पर आकर बैठ गए, धरना देने लगे। इस दौरान विधायक विमल चुडासमा और ललित वसोया दोनों ने कमीज उतार कर जोरदार विरोध किया है दोस्तों। इसी के साथ में आरएलडी यानी राष्ट्रीय लोक दल आज अपने सभी नए चुने गए विधायकों की बैठक 12 बजे आरएलडी के कार्यालय में करने जा रही है। साथ साथ शपथ को लेकर दोस्तों सूर्य प्रताप सिंह ने बयान देते हुए कहा कि शपथ हो गई, बधाई हो। अब यूपी में महंगाई कम होगी, नौकरियां मिलेगी, युवाओं पर लाठी भी नहीं पड़ेगी, किसान भी चिंता ना करे, डबल आय हो जाएगी, मजदूर को फ्री नमक राशन मिल ही रहा होगा, आवारा पशुओं से निजात पक्की है, होली पर तो नहीं मिला लेकिन दीपावली पर फ्री गैस सिलेंडर जरूर मिलेगा। इस तरीके से उन्होंने बताया है कि कितने वादे किए गए थे लेकिन जमीनी स्तर पर ये वादे पूरे किए जाएंगे, इसको लेकर दोस्तों किसी को विश्वास नहीं है। वहीं पर केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया गया है चुनाव हारने के बावजूद। और इसी के साथ में जो उनका पुराना डिप्टी सीएम हुआ करता था तीसरे नंबर का दोस्तों, उसको हटाकर अब इस बार ब्रजेश पाठक को बनाया गया है। इससे पहले दिनेश शर्मा हुआ करते थे बीजेपी के दूसरे नंबर के डिप्टी सीएम, जिनको हटाकर अब ब्रजेश पाठक को बनाया गया है। साथ साथ आपको बता दें मुकेश सहनी के सरकारी बंगले से हट गया बोर्ड, शुरू हो गया पेंट का काम, यानी बंगले का फिर से नवीनीकरण, नया फिर से पुताई और साफ सफाई शुरू हो चुकी है, जो इस बात को स्पष्ट तौर पर दिखाती है कि कहीं न कहीं बंगले से अब मुकेश सहनी की विदाई होने वाली है। मंत्रिमंडल से पहले विदाई होगी, फिर बंगले से भी उनको बाहर किया जाएगा और ये बंगला किसी और को अलॉट किया जा सकता है। इसी के साथ में पंजाब में अब 1 MLA 1 पेंशन नीति लागू कर दी है दोस्तों। दरअसल पंजाब में अब एक विधायक को एक बार ही पेंशन मिलेगी, चाहे वो कितनी बार भी चुनाव जीतता है। शुक्रवार को भगवंत मान ने एक जानकारी देते हुए कहा कि जब विधायक सेवा के नाम पर राजनीति में आते हैं तो फिर लाखों की पेंशन देना जायज नहीं है। मान ने कहा कि विधायक ही नहीं बल्कि उनके परिवार के लोगों को भी पेंशन को भी फिर से रिवाइज किया जाएगा। मान ने कहा कि आने वाले दिनों में इसके लिए पूरी जानकारी विस्तार से दी जाएगी। साथ साथ दोस्तों बिहार में एनडीए के पास 127 विधायक है, फिर भी गठबंधन को सता रहा है कुर्सी जाने का डर। आपको बता दें कि आरजेडी अब अपनी नई रणनीति में जुट गई है, जिसके तहत आरजेडी एनडीए में सेंधमारी कर सकती है दोस्तों, कुर्सी खतरे में ना पड़ जाए। इसलिए भाजपा ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए वीआईपी के विधायक राजू सिंह, सवर्णा सिंह और मिश्री लाल यादव को पार्टी में शामिल जरूर करा लिया है, लेकिन बीजेपी के लिए अभी भी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। कुल मिलाकर 122 सीटें चाहिए और विपक्ष के पास 115 विधायक हैं। सिर्फ 7 और विधायकों की जरूरत है अगली सरकार बनाने के लिए। इसीलिए एनडीए गठबंधन को हर समय चौकन्ना रहना पड़ता है दोस्तों। और कहीं न कहीं राष्ट्रीय जनता दल भी पूरा मौका तलाश रही है, जैसे ही मौका मिलेगा पूरी तरीके से क्लेम करने के लिए तैयार है, सरकार बनाने के लिए तैयार है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक बार फिर से 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है, यानी महंगाई का डोज लगातार जनता को दिया जा रहा है। साथ साथ छत्तीसगढ़ के कोर्ट में भगवान की पेशी कराई गई है। अवैध कब्जे पर दिया गया था नोटिस, ईश्वर खुद नहीं आ सके तो भक्तों ने शिवलिंग उखाड़कर कोर्ट में पहुंचा दिया दोस्तों। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के एक कोर्ट में शुक्रवार को भगवान की पेशी हुई है। ऐसा दोस्तों पहले फिल्मों में सुनने को मिला था, लेकिन अब रियल लाइफ में देखने को मिला है, जहां पर रायगढ़ में अवैध कब्जे और निर्माण को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कोर्ट की तरफ से नोटिस दिया गया, भगवान के नाम पे जारी किया गया और अब भक्तों ने शिवलिंग को उखाड़कर हाईकोर्ट पहुंचा दिया और इसके बाद कहा कि नोटिस दिया था, अपने आप जवाब मांगिए। यानी दोस्तों कुल मिलाकर जिस तरीके से फिल्मों में देखने को मिलता है, कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। इसी के साथ में आपको बता दें कि एदारे शरिया का ऐलान, कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट व पेरेंट्स की मौजूदगी, बिना मुस्लिम गैर मुस्लिम के निकाह नहीं पढ़ेंगे काजी, यानी ये एक ऑर्डर जारी किया गया है दोस्तों। आपको बता दें कि एक और बड़ी खबर है, जहां पर 33 साल पुराने केस में नवजोत सिंह सिद्धू की सजा बढ़ाने को लेकर एक बार फिर से याचिका पर सुनवाई की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर अभी डिसीजन को रिजर्व रखा है, जल्दी इसका ऐलान किया जाएगा। इसी के साथ में गंभीर आरोपों से घिरी महाराष्ट्र सरकार, तो शिवसेना ने बीजेपी पर उठा दिए सवाल।
फिलहाल इन दो राज्यों का लिया नाम। वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु से पूरे मामले को जोड़ते हुए राउत ने कहा कि हर रोज भाजपा की ओर से एक नई पेन ड्राइव पेश की जाती है। पश्चिम बंगाल में भी यही किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही तमिलनाडु में भी इसी तरीके की चीजें की जाएगी। इसी के साथ में दोस्तों चीन के साथ संबंध फिलहाल सब